हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीमीटर बनाते हैं, कैसे वोल्टमीटर बनाते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक था। और आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हमें अपना एक और नया टॉपिक डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट of a revolving electron in an orbit। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें ये टॉपिक हमारा डिस्कस करना है। और तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। हम एक चीज जानते हैं कि न्यूक्लियस के एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये सारी की सारी चीजें न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन का पाथ था, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट थी। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो ऑर्बिट फॉर्म किया इसमें, उस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास स्मॉल है। ठीक है जी। और इसमें हमारा कंसीडरेशन में लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी v के साथ। तो हमारे पास क्या है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E, ठीक है, revolves in an orbit of radius r with a velocity v। ठीक है, अब बेसिकली देखिए हमें करना क्या है। हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन काम है, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको याद होगा एक लेक्चर हमने किया था, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल थी, उस करंट कैरिंग कॉइल के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन किया था, उसे चेकआउट किया था कि वो करंट कैरिंग कॉइल कैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती थी। ठीक है, ये लेक्चर हमने किया था। तो उस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो बेसिकली एक बात हम जानते हैं कि जो करंट है वो करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, कैसे उसकी हम वैल्यू चेकआउट करेंगे, क्या उसका फार्मूला होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब एक बात और आती है कि जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगी। अब यहाँ पे कंफ्यूज क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या चीज। बेसिकली हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट सेम होता है, रिजम्बल होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है, चार्ज पार्टिकल्स के लिए। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है हमारे पास, कब, जब पार्टिकल मोशन में होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। तो देखते हैं लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू। तो हमारे पास क्या था, हमने कंसीडरेशन में लिया था कि कोई इलेक्ट्रॉन था जिसका चार्ज हमने ई कंसीडर किया था और रिवॉल्व कर रहा था किसी ऑर्बिट में। उस ऑर्बिट की जो रेडियस थी हमारे पास, वो रेडियस हमने कंसीडरेशन में ली थी r। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन था जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा था इस ऑर्बिट के अंदर, वो वेलोसिटी हमारे पास थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमारा जो मेन काम है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आपको याद होगा हमने फॉर्मूला यूज किया था I/A किया था, ये फॉर्मूला हमने। अब यहाँ पर I क्या होता है, I होता है हमारे पास करंट। ठीक है, I होगा हमारे पास करंट। कौन सा करंट, जो करंट जनरेट होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज पता है, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो करंट होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड की बात आ रही है। टाइम पीरियड कौन सा होगा, बेसिकली हम जानते हैं पार्टिकल क्या सर्कुलर मोशन में चल रहा है,
रिवॉल्यूशन ले रहा है तो टाइम पीरियड जो होगा हम यहाँ पर यूज करेंगे टाइम पीरियड टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट आता है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड क्या था हमारा, अब हमारे पास पॉइंट है कि जो रिवॉल्यूशन है वो क्या है, वन रिवॉल्यूशन है। तो वन रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल, 2πr। ठीक है, और डिस्टेंस उसके लिए स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड हमने कंसीडर की है v। तो पार्टिकल जो है इस स्पीड से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ये रिजल्ट आता है टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ से देखिए हम देखते हैं, इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम इस टाइम पीरियड की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस अप करते हैं तो करंट आपके पास आता है, करंट इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाय 2πr। ये क्या आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास करंट की वैल्यू। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या बात हो रही है, आगे बात होती है एरिया। ए क्या था यहाँ पे, एरिया। कौन सा एरिया, हमारे पास एरिया जो था वो लूप जो फॉर्म होती थी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑर्बिट फॉर्म हो रही है। और यहाँ पर एक चीज और हम क्लियर कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के हम रिवॉल्यूशन लेके चल रहे हैं कि एक ही ऑर्बिट है, मींस नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास सिंगल टर्न है। ठीक है, सिंगल टर्न है, इसलिए हमने m इज इक्वल टू आई इंटू ए यूज किया है। वैसे बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा होता है m इज इक्वल टू एन आई ए। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, i इज द करंट, a इज द एरिया। ये सारी चीजें थी हमारे पास। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो हम डील करने जा रहे हैं वो डीलिंग हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में है, एक ही सिंगल ऑर्बिट है, सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने वन कंसीडरेशन में लिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए हम एरिया के लिए बात करते हैं। एरिया, एरिया क्या होगा, ये क्या है हमारे पास सर्कुलर पाथ फॉर्म हुआ है, लूप फॉर्म हुई है। तो इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया हमारे पास होता है πr²। तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए अब हम यूज करते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3। तीनों इक्वेशंस का हम यूज करते हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशंस का डियर स्टूडेंट्स हम अगर यूज करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। देखिए रिजल्ट हमारे पास होता है m इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। आई के लिए हमारे पास आया था ई वी डिवाइड बाय 2πr इंटू ए हमने निकाला है। ए के लिए हमारे पास क्या था, पाई इंटू आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आता है। और जब हम इसे यहां से सॉल्व आउट करने जाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है m इज इक्वल टू 1/2 ई वी आर। ठीक है, यहां तक का कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी हमारे पास आया है ये m। अब आपके पास एक चीज थी, आपको याद होगा पार्टिकल जब लीनियर मोशन में होता है तो हम यूज करते हैं इसका लीनियर मोमेंटम का, और जब पार्टिकल रोटेशनल मोशन में होता है तो हमारे पास रिजल्ट आता है, कौन सा रिजल्ट आता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम यूज करते हैं एज L इज इक्वल टू एम वी आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास ये कंसीडरेशन में आता है इक्वेशन नंबर 4, और ये रिजल्ट आता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं रिजल्ट क्या आता है आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए इक्वेशन नंबर 4 क्या था आपके पास, इक्वेशन नंबर 4 में था m, 5 में आपके पास आया L इज इक्वल टू, यहां आपके पास था 1/2 ई वी आर, और यहां पर आपके पास है एम वी आर। देखिए v इंटू आर से v इंटू आर कैंसिल आउट होता है, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आता है, आंसर की वैल्यू आपको मिलती है m/l इज इक्वल टू e डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर ये m क्या होगा, m होगा हमारे पास मास। किसका मास होगा, उस इलेक्ट्रॉन का। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए पहले से फटाफट से यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे, रफ कर देते हैं इसे।
अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो था m डिवाइड बाय l इज इक्वल टू e डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m। me का मतलब क्या है यहाँ पर? me का मतलब होगा हमारे पास दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन का मास, कौन से इलेक्ट्रॉन का? जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। अब ये जो रिजल्ट आता है ना, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम नाम देते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशो। और इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास? दिस इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपके पास होता है E डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ Me। दिस इज द गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर ये गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, इसको डिफाइन हमें करना है। चलो मैं डिफाइन करूंगा इसे। अभी थोड़ा सा ना पहले इस लेक्चर को, मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, तब मैं इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो अभी तक बस ये चीज याद रखो कि आपके पास जो m बाय l होता है दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशो, और जो गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है दैट इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2me, ठीक है। और ये किसका गायरोमैग्नेटिक रेशो है हमारे पास? दिस इज द गायरोमैग्नेटिक रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़े फिर हम। तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए डियर, आपको याद होगा हमारे पास एक और कंसेप्ट था, हमारे पास कंसेप्ट था एक और, आपको याद होगा। कंसेप्ट क्या था मैं आपको क्लियर याद दिला देता हूं। हमारे पास रिजल्ट था अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एटम, ठीक है। बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एटम जो रिजल्ट था हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है? तो रिजल्ट के लिए हम लिख सकते हैं यहां पर क्या था? L इज इक्वल टू L। L क्या था हमारे पास? L था एंगुलर मोमेंटम, याद है आपको? सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ एटम। वहां पर हमारे पास हुआ करता था कि कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, ठीक है। ये फैक्टर हुआ करता था हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एटम। और यहाँ पर ये n क्या होता है हमारे पास? n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में बात की जाती थी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आएगा, यहां से जो रिजल्ट था हमारे पास, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इस रिजल्ट को ये भी नाम देते हैं, चलिए, ठीक है। तो L जो था आपका, L के लिए क्या करोगे आप? L के लिए कुछ नहीं करना है आपको। L के लिए वैल्यू केसअप करोगे आप, तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है? हम यहां से केसअप कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2me इंटू L, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पर L क्या था हमारे पास? L था एंगुलर मोमेंटम। क्या था? एंगुलर मोमेंटम। और इस रिजल्ट को हम नाम देते हैं, इसे हम नाम बोलते हैं क्या चीज? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इस रिजल्ट को नाम देते हैं। अब देखिए आपके पास ऊपर रिजल्ट आया था, L जो था आपके पास nh बाई 2 पाई के इक्वल हुआ करता था। और यहाँ पर आपने रिजल्ट निकाला है कि m जो है वो E बाई 2me इंटू L, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसे अरेंज करने जाते हो, तो अरेंज करने पर आपके पास रिजल्ट क्या आता है? m इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 2me इंटू, अब यहां पर देखिए आपके पास क्या है? आपके पास रिजल्ट है nh डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। ये रिजल्ट है आपके पास। तो यहां से आप इसे लिख सकते हो m इज इक्वल टू, m के लिए रिजल्ट क्या होगा? ये होगा आपका m EH डिवाइड बाय 4 पाई me, ये रिजल्ट आता है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये जो कैपिटल है हमारा, दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। n जो होगा हमारे पास, n होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, E is the charge on electron, H is the value of Planck's constant, 4 is already constant, pi is 3.14, and me is the mass of electron, ठीक है।
ये चीजें क्लियर हैं? तो यहां से हम इस क्वांटिटी को कंसीडर कर लेते हैं लेट EH डिवाइड बाय 4 पाई ME इज इक्वल टू म्यू बी। अब ये क्या चीज है? इसे हम नाम देते हैं बोहर्स मैग्नेटन। बोहर्स मैग्नेटन, ठीक है? ये चीज याद रखनी है आपको। और इसके लिए अब रिजल्ट क्या आता है आपके पास? फाइनली हम कह सकते हैं कि m जो होगा, m की वैल्यू क्या आती है? n इंटू म्यू बी। दिस इज द रिजल्ट फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और अब हमारे पास क्या है? चलो एक बार आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम इस मैग्नेटिक मूवमेंट यानी जो बोहर मैग्नेटन आ रहा है ना, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। पहले आप एक बार ही नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद हम नोट करेंगे इसे। जल्दी से कीजिए। हो गया? चलिए रफ कर देते हैं। अब हमारा काम है बोहर्स मैग्नेटन की वैल्यू फाइंड आउट करना कि बोहर्स मैग्नेटन के लिए जो रिजल्ट था, वैल्यू दी कितनी होगी, क्या उसका रिजल्ट होगा। देखिए आपके पास जो रिजल्ट था उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि म्यू बी को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे? बोहर्स मैग्नेटन से। और इसके लिए जो रिजल्ट था हमारे पास, वो रिजल्ट कुछ इस तरह से था, EH डिवाइड बाय 4 पाई n, ठीक है? अब देखो E के लिए हमारे पास रिजल्ट होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 गुना, ठीक है? अब हम देखते हैं H क्या है हमारे पास? H होता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं m के बारे में, m हमारे पास क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 होगा। अब क्या करना है आपको? ये सारी की सारी वैल्यूज बेसिक करनी है। तो म्यू बी इज इक्वल टू, रिजल्ट आता है आपके पास 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इंटू h के लिए रिजल्ट आपका है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31, सॉरी नॉट 31, दिस इज 34 डिवाइड बाय, उसके बाद रिजल्ट है आपके पास 4 पाई के लिए रिजल्ट है 3.14। और अगर हम m की बात करते हैं तो m हमारे पास है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31, ठीक है? इसे आप सॉल्व करने जाते हो तो रिजल्ट आपके पास आता है 9.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये हमारे पास क्या वैल्यू आती है? बोहर्स मैग्नेटन के लिए वैल्यू। बोहर्स मैग्नेटन का जो रिजल्ट था ये वो आता है, ठीक है? तो इसे फटाफट से, चलो इसे नॉट अभी करेंगे हम। तो पहले हम क्या करते हैं? बोहर्स मैग्नेटन को डिफाइन करते हैं कि बोहर्स मैग्नेटन होता क्या है। तो हम कहते हैं बोहर्स मैग्नेटन, ठीक है? इसे डिफाइन कर लेते हैं एक बार पहले। देखिए बोहर्स मैग्नेटन में क्या किया था हमने मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहां पे? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है? तो हम कहते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि बोहर्स मैग्नेटन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है? इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो आपकी एंगुलर मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगी इलेक्ट्रॉन की एटम के लिए, तो उसे हम नाम देते हैं बोहर्स मैग्नेटन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है? इसे आप नाम देते हो किसका? बोहर्स मैग्नेटन का। क्लियर हुआ ये सब? और इसमें आप चाहो तो इसे एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? ये जो रिजल्ट आया था ना, ये रिजल्ट, ये हमने किसके लिए निकाला था? ये रिजल्ट हमने निकाला था फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो हम इसे रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कि म्यू बी मिनिमम, ठीक है? म्यू बी मिनिमम, ये क्या है?
मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट है किसका, गॉस मैग्नेट, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ गॉस मैग्नेटन विच इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मिनिमम गॉस मैग्नेटन की वैल्यू होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए रफ करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक बारी गायरोमैग्नेटिक रेशियो की तरफ चले जाते हैं, क्या होता है डिफाइन कर लेते हैं उसे। अब बेसिकली देखिए, अगर हम टोटल मोमेंटम के बारे में बात करने जाते हैं ना, टोटल मोमेंट के बारे में बात करने जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल मोमेंटम भी होती है और स्पिनिंग मोमेंटम भी होती है। ऑर्बिटल और स्पिनिंग। ऑर्बिटल तो हमारे पास हो गया कि जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। स्पिनिंग हमारे पास होगा कि अपनी ही एक्सिस के अबाउट उसने रोटेशन लेनी है, मूवमेंट करनी है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग। तो हमारे पास क्या है, जो टोटल मोमेंटम अगर हम बात करते हैं तो टोटल मोमेंटम हमारे पास होती है किसकी इक्वल, अगर हम बात करें टोटल मोमेंटम जो होगी हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है डियर हमारे पास, हमने रिजल्ट लिया था n इंटू म्यू एल प्लस म्यू एस, ठीक है। अब यहां पर ये म्यू एल क्या लिख दिया हमने, इस म्यू एल का मतलब होगा, ये क्या है हमारे पास, ये हमने लिया था बोहर्स मैग्नेटन, या फिर हम इसे कह सकते हैं दिस इज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और जो दूसरा नाम है आपका म्यू एस, दिस इज द टोटल मोमेंटम ड्यू टू स्पिनिंग, ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम क्रिएट होगा, दैट विल बी म्यू एस, ठीक है। हमें डिफाइन करना था किसके बारे में, हमें डिफाइन करना था, मैंने आपसे बोला था, बात कर रहा था गायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में, जिसका रिजल्ट हमने देखा था, रिजल्ट हमारे पास आया था E डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ME, ठीक है। इस रिजल्ट को हमने नाम दिया था किसका, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। चलिए इसको अगर डिफाइन करने जाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर momentum of an electron is known as gyromagnetic रेशियो। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है E डिवाइड E बाई 2ME। दिस इज द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हो। यूनिट क्या बनती है इसके लिए, यूनिट अगर हम बात करते हैं तो देखिए यूनिट आपके पास आती है, यहाँ पर ये E क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और चार्ज के लिए यूनिट हमारे पास कूलाम होती है, और M क्या है, मास, तो मास के लिए यूनिट हम यूज करते हैं किलोग्राम। तो फाइनली हम कहते हैं कूलाम पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो के लिए, ठीक है।
आप चाहो तो इसके लिए वैल्यू भी निकाल सकते हो, और वैल्यू क्या आएगी आपके पास, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m डिवाइड बाय l इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻90 डिवाइड बाय 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। 1.6 18.2 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर आपके पास आता है 12, ठीक है। तो इसे अगर हम कंप्लीट लिखते हैं, कैलकुलेशन हमारे पास आती है 0.0879 इंटू 10⁻12, और जो यूनिट होगी आपके पास, यूनिट होगी कूलॉम पर किलोग्राम, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो गायरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है, जीएम रेशो जो था, इसके लिए जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट की वैल्यू आपके पास होती है, राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 8.8 इंटू 10⁻10 कूलॉम पर किलोग्राम, ठीक है। ये आपके पास आपके फाइनल जो गायरोमैग्नेटिक रेशो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो वो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके।